हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एसिम्पटोट और एसिम्पटोट के बारे में देखेंगे। ये एक ही लेक्चर में ख़त्म होने वाला टॉपिक है, बट इससे आपको क्वेश्चन एक से दो मिलेंगे और कंफर्म है क्वेश्चन को मिलना। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, तो हम समझने की ट्राई करेंगे कि एसिम्पटोट होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं एसिम्पटोट की बात करूँ तो सबसे पहले एसिम्पटोट होती, देखो एसिम्पटोट का हिंदी में नाम होता है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी मतलब आप नाम से समझ सकते हो, एक ऐसी स्पर्श रेखा जो किसी भी कर्व को अनंत पे टच करे। ठीक है, ऐसी रेखा जो किसी कर्व को अनंत पर जाकर स्पर्श करे वो स्पर्श अनंत स्पर्शी कहलाती है। जैसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एसिम्पटोट। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं कि एसिम्पटोट होती क्या है, कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन हमारी एसिम्पटोट कब बनेगी, जब इसका किसी कर्व के साथ, कोई एक कर्व होगा हमारे साथ, ठीक है, जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस धीरे धीरे जीरो होता जाए। जीरो होता जाए कब, जब या तो हम x को अनंत की तरफ लेके जाएं या माइनस अनंत की तरफ, या फिर y को हम अनंत की तरफ लेके जाएं या y माइनस अनंत की तरफ जाएं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन और कर्व के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे जीरो की तरफ टेंड होता जा रहा है, और वो जीरो पे कब होगा, जब x हमारा इंफिनिटी पे हो, या x हमारा माइनस इंफिनिटी पे हो, या फिर y इंफिनिटी पे हो, y माइनस इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ये एक हमारे पास है y एक्सिस। ठीक है, ये है हमारे पास y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, तो देखो इतना तो आपको पता है कि ये इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, एक फंक्शन है, एक कर्व है जिसका नाम है ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ है ना, देखो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू होती है वन, जब एक्स बराबर होता है जीरो, तो ये ऐसे तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ बात करूँ ना मैं, तो ये ऐसे धीरे 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 घटता जा रहा है ऐसे, और ये अनंत पे जाके कहीं एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो इसका मतलब देखो ई टू दी पावर एक्स और एक्स, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स बराबर जीरो, ये जीरो कब हो रही है, जब एक्स हमारा कहाँ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ। ग्राफ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्स बराबर जीरो हुई, वो इस फंक्शन के लिए क्या हुई, एक एसिम्पटोट हुई। ठीक है, अब जरूरी नहीं वो एक्स एक्सिस हो, वो और भी कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ आपके लिए एक्स एक्स बना रखे हैं। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन है वाई बराबर पाई बाई टू की, सॉरी एक्स बराबर पाई बाई टू। ठीक है, और ये है एक्स बराबर माइनस का पाई बाई टू लाइन, यहाँ पे क्योंकि वैल्यू माइनस पाई बाई टू है, यहाँ पे वैल्यू पाई बाई टू है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, एक फंक्शन है हमारे पास विच इज टेन एक्स। ठीक है, अब टेन एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है, देखो टेन जीरो पे तो होता है वैल्यू जीरो, पर जैसे जैसे वो पाई बाय टू की तरफ जाता है ना, वो अनंत की तरफ जाने लग जाता है ऐसे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, जैसे जैसे अगर हम उसको माइनस पाई बाय टू की तरफ लेके जाते हैं, तो वो माइनस अनंत की तरफ जाने लगता है। तो अब आप एक चीज देखो, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब ज्यादा है, थोड़ा आया तो यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे आया तो और भी कम हुआ, यहाँ पे आया और कम हुआ, और ये कम होता 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 जीरो पे जाएगा कब, जब हमारा y चला जाएगा इन्फिनिटी पे। मतलब देखो यहाँ ऊपर y की तरफ इन्फिनिटी पे जाते जाएंगे, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही सीन होगा कि देखो डिस्टेंस पहले यहाँ पे ज्यादा, देन कम और कम होता होता होता, जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे जैसे जैसे y की तरफ, तो वहां पे वो एक टच कर जाएगा जीरो पे चला जाएगा। तो जो x बराबर पाई बाई टू हुई, ये लाइन क्या हुई, एसिम्पटोट। x बराबर माइनस पाई बाई टू लाइन हुई, वो क्या हुई, एक एसिम्पटोट हुई। आई बात समझ में, क्योंकि ये वो स्ट्रेट लाइन है जो किसी कर्व को अनंत पे जाके टच कर रही है। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया मिला कि एक एसिम्पटोट क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि एसिम्पटोट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो टाइप की एसिम्पटोट होती है। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं एसिम्पटोट के। फर्स्ट वन इज ऑब्लिक, ठीक है, एंड सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर। ऑब्लिक का मतलब वो कि जैसे कोई भी एक एसिम्पटोट, मैं डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, एसिम्पटोट, asymptote which is
नॉट पैरेलल, ये साइन जो होता है ये पैरेलल का है, ठीक है। नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो क्या कहलाती है, वो होती है ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक एसिम्प्टोट। और एक एसिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी रेक्टेंगुलर। तो जैसे अगर अभी हमने देखा जो tan x के लिए थी, ये दोनों की दोनों, ये देखो ये दोनों y एक्सिस के पैरेलल हैं, एकदम समानांतर हैं y एक्सिस के, तो ये दोनों की दोनों एसिम्प्टोट कैसी हैं, ये दोनों की दोनों एसिम्प्टोट है हमारी कैसी, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट, क्योंकि ये कैसी हैं, पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। अब बात आती है कि हम किसी भी कर्व के लिए एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करेंगे। देखो एसिम्प्टोट हमेशा क्या होती है, एसिम्प्टोट हमेशा होती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक सिंपल सरल रेखा, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर आपको एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा m विच इज स्लोप, फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा c। तो ये आपका प्रोसीजर रहने वाला है कि पहले आप फाइंड आउट करेंगे m एंड देन आप हर एक m के लिए फाइंड आउट करेंगे c, क्योंकि एसिम्प्टोट एक से ज्यादा भी हो सकती है, वो भी हम देखेंगे कि कितनी होंगी और कितनी नहीं होंगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं मैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दो फॉर्मूले दे देता हूँ। पहला कि इफ m की जो वैल्यूज हो, ठीक है, इफ वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब सारी की सारी वैल्यूज अलग, ठीक है। m की वैल्यूज एक से ज्यादा भी मिलेंगी और एक भी मिल सकती है, ठीक है। तो अगर m सारे के सारे डिस्टिंक्ट है ना, तो हर एक m के लिए जो c होगा वो कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, पाई n माइनस वन m divided by pi dash n, सॉरी दिस इज n एंड ब्रैकेट में m, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज को लेके, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, ये क्यों है और कैसे हम इसको फाइंड आउट, ठीक है। इफ मान लेते हैं कि इफ m इज रिपीट रिपीटेड ट्वाइस, मतलब m की वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो दो बार रिपीट हो रही है तो हम c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे c स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ठीक है, पाई डबल डैश एन एम प्लस सी डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल पाई डैश एन माइनस वन ब्रैकेट में एम प्लस पाई एन माइनस टू एम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, देखो फिर इसके आगे ऐसे चलता रहेगा कि अगर मान लो m की वैल्यू m तीन बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, थ्री टाइम्स, कि सपोज करो कोई m की वैल्यू आई, वो आ गई वन वन वन, तो ये तीन बार रिपीट हो गया। तो तीन बार रिपीट होने में क्या होगा, अभी जैसे यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ तो हमने सी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल कर लिया, तो तीन बार रिपीट होगा तो क्या बनेगा, सी क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। भाई देखो यहाँ दो बार डेरिवेटिव होगा क्योंकि पावर दो थी, अब तीन बार डेरिवेटिव होगा क्योंकि पावर तीन है, पाई थ्री एम, यहाँ पे आएगा एन प्लस सी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ठीक है, पाई डबल डैश एन माइनस वन एम प्लस सी बाय वन फैक्टोरियल पाई डैश एन माइनस टू एम प्लस पाई एन माइनस थ्री एम इज इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्मूलाज हैं, अगर ऐसी एम चार बार रिपीट हो तो ये सिर्फ कहने की बात है कि चार बार रिपीट हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है अपना, तो इतनी बड़ी चीजें कैलकुलेशन नहीं देगा, बट फिर भी एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि अगर एम ऐसे जितनी भी बार रिपीट होगा हमारी सी की वैल्यूज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला एक एक टर्म बढ़ती चली जाएगी। अब हमारा मेन फोकस ये है कि ये फाई क्या है, ये एन क्या है, ये एम क्या है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ और मैं इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है, एग्जांपल से ज्यादा बेटर रहेगा। एक हमारे पास कोई भी कर्व है विच इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
अब जो ये हमारा कर्व है ना, हमें ये देखना है कि इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एसिम्पटोट्स। ठीक है, कि एसिम्पटोट इसके लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कर्व में हाईएस्ट डिग्री की टर्म्स देखो कौन सी है। वो क्या है, 3 डिग्री की है, 3 डिग्री की है, और ये टर्म है 2 डिग्री की। तो हाईएस्ट डिग्री की टर्म कितनी हुई, 3 डिग्री की। तो एन क्या हुआ हमारा, एन हुआ हमारा 3। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ना, एन ये आ रहा है, तो पहले 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 0, फिर 1, सॉरी, फिर 0 ऐसे। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम देखो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे रख देंगे 1 और वाई की जगह पे रख देंगे m। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 + m³ -3am इज इक्वल टू 0। तो अब जो 3 डिग्री वाली टर्म है वो हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट डिग्री के टर्म को आप अलग से लिख लें। तो ये हो गया 5 3m। ठीक है, 5 3m हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री की टर्म कितनी है, 3 डिग्री की। तो 5 3m कितना बना आपका, 1 + m³ और उसके अलावा क्या है, 5 2m। क्योंकि ये 2 डिग्री की टर्म थी, देखो क्योंकि x की एक पावर थी और y की एक पावर थी, तो विच इज -3am। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो अब एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, m, वैल्यू ऑफ m। अगर m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब हमें c मिलेगा। और अब m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, m की वैल्यू फाइंड आउट होगी इस हाईएस्ट डिग्री की टर्म से, विच इज 1 + m³। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसीजर यही होगा। देखो हम सबसे पहले x की जगह पे रखेंगे 1, y की जगह पे रखेंगे m, हाईएस्ट डिग्री की टर्म को अलग लिखेंगे, उसके अलावा लोअर वाली टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म होगी ना, उसको हम इक्वल टू रखेंगे 0 की। m³ + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका एक रूट तो बनेगा m बराबर -1, क्योंकि देखो जैसे ही आप m की जगह पे -1 रखोगे तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0। और इसके दो रूट बनेंगे, वो क्या होंगे, वो रूट होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, और यहाँ पे एसिम्पटोट में हमें कॉम्प्लेक्स रूट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एसिम्पटोट हमेशा एक रियल लाइन होती है, और रियल लाइन कभी भी इमेजिनरी नहीं बन सकती। ठीक है, तो m की केवल कितनी वैल्यू मिली हमें, m बराबर -1। तो अब इस m बराबर -1 के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट। तो अब देखो ये तो वैल्यू डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब इसके अलावा कोई वैल्यू है भी नहीं, तो रिपीट का तो सवाल ही नहीं बनता। तो जो c की वैल्यू थी वो क्या थी, 5n - 1m डिवाइडेड बाय π-n m। ठीक है, यही था हमारे पास कि ऐसे हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 5n - 1, n - 1 मतलब n कितना हमारे पास 3, तो n - 1 कितना हुआ 2। तो 5 2m क्या है हमारे पास, माइनस का 3am। तो c इज इक्वल टू -3am। और 5nm का डेरिवेटिव, तो ये 5 3m है, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें? वो मिलेगा 3m², क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा था कि x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डिवाइडेड में 3m²। ठीक है, यही मिलेगा हमें। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, एक m की पावर से एक m की पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अब हमें, और m की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, m बराबर -1। तो c इज इक्वल टू माइनस का a/m, और m की जगह पे आप -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली c इज इक्वल टू a। तो c की वैल्यू आपको ये मिल गई। तो जो आपकी एसिम्पटोट है वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो m की वैल्यू -1 है, तो -x प्लस a, तो y। तो जो आपकी रिक्वायर्ड एसिम्पटोट है वो क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, कि जो हमारी एसिम्पटोट बनेगी वो क्या बनेगी, कि वो ये बनेगी हमारी कि x प्लस वाई इजिकल टू सी। तो सेम इस प्रोसीजर से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमारी एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है, कि कैसे कैसे हम एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एसिम्पटोट कैसी है, ये एसिम्पटोट है ना, ऑब्लिक है। ठीक है, ऑब्लिक। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये ऑब्लिक है या रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो अगर मान लो जो भी हमारे पास, जैसे क्या था, ये था देखो, तो x³ + y³ - 3xy। तो आपको x की जो हाईएस्ट पावर है ना, उसका कोफिशिएंट देखना है। वो कोफिशिएंट क्या है, वो कोफिशिएंट 1 है। और y की पावर, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं
if coefficient of highest power of x and y are constant, ठीक है, अगर दोनों कांस्टेंट हो, x की हाईएस्ट पावर का भी कोफिशिएंट और y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी, तो जो विच एम्प्लाई, ठीक है, देयर आर नो रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट, ठीक है। तो जो भी एसिम्प्टोट मिलेगी तब हमें वो कैसी मिलेगी, वो हमें मिलेगी कैसी, ऑब्लीक मिलेगी। तो इस एग्जांपल में जो अभी हमने देखा कि देखो x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो दोनों का वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगर वेरिएबल नहीं है तो जो भी एसिम्प्टोट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ऑब्लीक मिलेगी, रेक्टेंगुलर नहीं मिलेगी। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर हमें रेक्टेंगुलर भी देखनी है तो रेक्टेंगुलर को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मतलब ऐसा होता है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई इज ए वेरिएबल, then we will get a rectangular asymptote, ठीक है। और उस रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी है कि जो भी वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा ना, उस कोफिशिएंट को हमें किसके इक्वल रख देना है, जीरो के। और वो हमें क्या दे देगा, वो हमें दे देगा एक रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट। समझ में आए कि सिंपल सी चीज है कि एक अगर हमें फाइंड आउट करनी है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज को, तो जो उसका लीडिंग कोफिशिएंट है उसे इक्वल टू जीरो रख दीजिए, ठीक है, और आपको एक रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, किसी भी चीज को समझने की। आपके पास कर्व है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, ये 3 डिग्री का है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। अब देखो x की हाईएस्ट पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, 1। और y की हाईएस्ट पावर क्या है, y की हाईएस्ट पावर है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है, x माइनस बी। तो x माइनस बी क्या हुआ, x माइनस बी कोई कांस्टेंट तो नहीं है, इसका मतलब ये एक वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल टर्म हुई इसका मतलब एक हमें रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी कि जो y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, और वो क्या है, माइनस का x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपकी एसिम्प्टोट हो गई, ये एक आपकी एसिम्प्टोट हो गई, ठीक है। और वो कौन सी एसिम्प्टोट हुई है, वो हुई है रेक्टेंगुलर। ये जो हमें मिली है ये कैसी एसिम्प्टोट है, रेक्टेंगुलर है। तो एसिम्प्टोट, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, क्योंकि जो भी लीडिंग कोफिशिएंट होगा ना एक्स का और वाई का, उसको हम सीधे इक्वल टू जीरो के पुट कर देंगे, ठीक है। वहां से हम उसको निकाल लेंगे। अब हम इन जनरल बात करते हैं कि हमारे पास जो 3 डिग्री की टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उससे लोअर डिग्री की कौन सी है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस का वाई स्क्वायर एक्स प्लस में वाई स्क्वायर बी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो जो अब मेरी फाइव थ्री एम बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 1 माइनस एम स्क्वायर। क्योंकि देखो एक्स की जगह पे 1 रखना है और वाई की जगह पे मुझे क्या रखना है, सॉरी एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे एम रखना है। तो एक 3 डिग्री की टर्म ये है, एक 3 डिग्री की टर्म ये है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको 3 में इंक्लूड ना करें क्योंकि ए हमारा कोई कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो ये इंक्लूड होके कितनी हुई, 3 हुई, ठीक है। तो पाई थ्री एम कितना हो गया, 1 माइनस एम स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ किसकी, पाई टू एम की, तो पाई टू एम वो कितना मिला मुझे,
फाइव टू एम मिला मुझे बी एम स्क्वायर। ठीक है, अब m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे इक्वल रखना पड़ेगा किसके, जीरो के, विच इज इक्वल जीरो। तो हमें यहाँ से क्या मिला, एम स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। इसका मतलब मुझे मिला m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और m की वैल्यूज मिली दो। तो एक तो मिली हमें प्लस वन और एक मिली हमें माइनस वन, जो कि दोनों की दोनों ही अलग है। इसका मतलब हमें दोनों के लिए c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और c का फॉर्मूला क्या था, पाई n माइनस वन एम डिवाइडेड बाय पाई एन डैश एम। ठीक है, यही है हमारा पास फॉर्मूला जो है हमारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, एन के, एम बराबर वन के लिए। तो जो फाइव एन माइनस वन एम है हमारा, वो फाइव एन माइनस, सॉरी फॉर्मूला में माइनस भी है। ठीक है, तो फाइव टू, क्योंकि एन बराबर थ्री है तो फाइव टू एम कितना है, बी एम स्क्वायर, विच इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं फाइव थ्री का डेरिवेटिव करूंगा, फाइव थ्री डैश एम, तो वो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का टू एम डेरिवेटिव करने में। तो आई विल गेट माइनस का टू एम, एंड ऊपर भी एक माइनस है, एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो c मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, b बाय टू एम। तो जब m बराबर वन होगा तो ये हमें b बाय टू मिलेगा, और जब m बराबर माइनस वन होगा तो ये हमें माइनस का b बाय टू मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो जब y m बराबर वन है तो x प्लस बी बाय टू। ठीक है, और जब m बराबर माइनस वन है तो y माइनस एक्स माइनस का बी बाई टू। तो ये जो दो एसिम्टोट हमें मिली हैं, ये दोनों की दोनों कैसी हैं, ऑब्लीक हैं। ठीक है, और जो एक हमें ये मिली थी x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, वो कैसी थी हमारी, वो थी हमारी रेक्टेंगुलर एसिम्टोट। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, आपका पैटर्न सेम रहने वाला है, कि आपको अगर ऑब्लिक फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री की टर्म्स देखो, उनमें x की जगह पे वन, y की जगह पे m पुट करो, लोअर डिग्री की टर्म्स को अलग से लिखो। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट जो होगा आपको क्या करना है, पाई एन एम इज इक्वल टू जीरो करना है, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग एम। ठीक है, तो जो एन क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, तो जैसे ही आप इनके इक्वल रखेंगे, जीरो रखेंगे, आपको एम की वैल्यूज मिलेंगी। एम की वैल्यूज मिलेंगी, उसके लिए आपके पास सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी के लिए आपके पास फॉर्मूला है, अगर सी हमारा रिपीटेड नहीं है, ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है ये हमारे पास, फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर हमारा सी रिपीटेड होता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा आपके पास ट्वाइस का आएगा कि दो बार रिपीट कर रहा है, तो वहां पे आपको सी का ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर तीन बार रिपीट होता है तो ऐसे करना है, हालांकि तीन बार का आएगा नहीं। और रही बात रेक्टेंगुलर की, तो रेक्टेंगुलर में मैंने क्या बताया, कि जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब चाहे वो एक्स का हो चाहे वो वाई का हो। जैसे सपोज करो इस एग्जांपल में एक्स के लिए एक्स क्यूब ये है ना, इसके आगे भी कुछ होता वेरिएबल में ही, चाहे वो वाई ही होता, सिंपल जैसे मान लो कुछ ऐसे ही होता, वाई इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, वाई, तो वाई इज इक्वल टू जीरो जो होता, वो हमारी क्या होती, वो हमारी होती एक रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट बनती। बात आई समझ में कि रेक्टेंगुलर कैसे फाइंड आउट करनी है और ऑब्लिक कैसे फाइंड आउट करनी है, सिंपल है ऐसे ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम है ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। ठीक है, कि पहला पॉइंट क्या है हमारा, कि कितनी एसिम्पटोट्स हमें मिल सकती हैं। ठीक है, तो जितने भी डिग्री का कर्व होगा ना, उतनी हमें एसिम्पटोट मिल सकती है। ठीक है, कितनी मिल सकती है, मैंने कहा एटमोस्ट मिल सकती है। ठीक है, इफ फॉर, ठीक है, nth, फॉर nth डिग्री कर्व at we can have at most n asymptotes। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा n हो सकती है, जरूरी नहीं हमेशा n हो ही हो। ठीक है, बट अगर किसी n डिग्री के कर्व के लिए कितनी हो सकती है, एटमोस्ट n हो सकती है। जो हमने हमारा पहला एग्जांपल देखा था, ये वाला नहीं, ये। ठीक है, इसमें देखो n हमारे पास कितना था, तीन था, पर हमें
कितनी मिली थी एसिम्प्टोट? केवल एक मिली थी। क्यों? क्योंकि बाकी दो रूट्स कैसे थे? कॉम्प्लेक्स। और ये जो एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे भी देखो एन कितना है? 3। और एसिम्प्टोट भी कितनी मिली है? 3। एक तो मिली हमें रेक्टेंगुलर और दो मिली है हमें ऑब्लिक, एक्स प्लस बी बाई टू और एक माइनस एक्स माइनस बी बाई टू। ठीक है। तो जो nth डिग्री का कर्व होगा ना उसके लिए हमें एट मोस्ट कितनी मिलेंगी? एन एसिम्प्टोट मिलेंगी। ठीक है। सेकेंड, क्लोज्ड कर्व के पास कोई एसिम्प्टोट नहीं होती। क्लोज्ड कर्व हैज नो एसिम्प्टोट। अब छोटी सी चीज है, देखो वैसे तो आपके पास ये आएगा तो थ्योरी में ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट मैं फिर भी समझा देता हूँ। अभी हमने क्या बात करी? कोई भी एसिम्प्टोट होती क्या है? जो किसी चीज को इन्फिनिटी पे जाके टच करे। ठीक है। अब कोई भी क्लोज्ड कर्व है, सपोज कीजिए आपका सर्किल ही है, ये सर्किल है, ये इन्फिनिटी तक जा ही नहीं रहा, तो इसके पास ऐसी कौन सी रेखा मिलेगी जो इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करे? ठीक है। तो जैसे सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, ठीक है, इन चीजों के लिए ये कैसे कर्व है? क्लोज्ड कर्व है, देखो। ठीक है। तो इनके लिए, ऐसे क्लोज कर्व्स के लिए हमें कभी भी एसिम्प्टोट नहीं मिलती। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी एसिम्प्टोट किसी भी n डिग्री के कर्व को कितनी बार काट सकती है? ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। ए एसिम्प्टोट, asymptote cut the curve, cut the curve of n degree at n into n minus 2 points। तो जैसे आपको कोई पूछे कि कोई एक एसिम्प्टोट है वो किसी n डिग्री के कर्व को कितनी बार कट कर रही है, तो वो उसको ज्यादा से कितनी बार कट करेगी? n इंटू एन माइनस टू। मतलब अगर मान लीजिए n बराबर आपका कितना है? 3 है, तो 3, 3 - 2, ये कितना हुआ? तो ज्यादा वो कितनी बार कट करेगी उसको? 3 बार कट करेगी। ठीक है। ये या तो आपसे सिंपल एज ए फॉर्म में ही पूछ सकता है कि n इंटू एन माइनस टू, मतलब n की फॉर्म में पूछ सकता है। अदरवाइज वो आपको कोई भी कर्व दे देगा, जैसे सपोज करो उसने आपको यही क्वेश्चन दे दिया और इसके लिए पूछा कि एसिम्प्टोट इस कर्व को कितनी बार कट करेगी, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 3। तो 3 बार कट करेगी। ये स्ट्रेट लाइन उस कर्व को बीच में कहीं 3 बार कट करेगी। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट था जिसके लिए, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक है। और एक पॉइंट और बनता है आपका, वो ऐसे है कि सपोज करिए कि आपके पास जो ऐसा जो भी कर्व दिया हुआ है ना वो कुछ इस टाइप का है कि एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। मतलब जैसे अभी तक हमें जो कर्व मिल रहे थे, देखो उसमें कहते हैं ये 3 डिग्री के हैं, उसके अलावा जो मिल रहा है वो 2 डिग्री के, 2 डिग्री का मिल रहा है। ठीक है। बट यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो भी कर्व हो उसमें एक तो टर्म हो n डिग्री की, उसके बाद सारी टर्म्स हो n-2 डिग्री की। ठीक है। तो अगर जो भी n-2 डिग्री के होंगे तो जो इसके फैक्टर बनाएंगे ना हम, सॉरी, फैक्टर ऑफ एफ एन आर एसिम्प्टोट्स। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लिकेट लग सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कर्व है विच इज वाई क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब, है ना। और इसके बाद हम मान लेते हैं हमारे पास है कितना? माइनस का 3ax इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये जो अगर हमारा कर्व है इसमें देखें, एक टर्म तो है 3 डिग्री की, एक टर्म है कितने की? केवल 1 डिग्री की। ठीक है, क्योंकि x की पावर 1। तो देखो इसको अगर मैं n बोलूं तो ये क्या हुआ? ये n-2 हुआ ना। ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे? एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ n-2 इज इक्वल टू 0 से। तो एफ ऑफ एन मेरा क्या बना? एफ ऑफ एन मेरा क्या बना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एफ एन इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बना, है ना। और इसकी जगह अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं, 1 प्लस m क्यूब, तो अब जो इसके फैक्टर बनेंगे ना, जैसे हम रूट निकालने के लिए जो करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ कहना ये है कि जैसे एक तो होता है, जैसे हम ये नहीं कहते कि जैसे मान लीजिए x-3 है इंटू x-2 है, तो ये किसी इक्वेशन के फैक्टर ही तो बने ना। जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना बना, थ्री माइनस का 2x माइनस का 3x एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर क्या होंगे, वो ये होंगे, और वही फिर रूट बनते हैं। ठीक है, कि तो यहाँ से रूट कितने निकले, x बराबर 3 और x बराबर 2। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो m फाइंड आउट करते हैं ना, जैसा भी देखा था। तो ये पॉइंट सिर्फ इतना सा कहना चाहता है कि जो एफ एन के आप फैक्टर करोगे ना, वही एसिम्प्टोट होंगे, फिर आपको सी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ केवल एक रियल रूट मिलेगा, बाकी तो कॉम्प्लेक्स, ये मेरे को पता है। ठीक है, और वो m क्या है, वो -1 है। तो जो सीधा सीधा क्या मिल जाएगा आपको, m की वैल्यू मिल जाएगी क्या, -1। तो जो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इजिकल टू 0, वो सीधी सीधी एक आपकी क्या हो जाएगी, एसिम्प्टोट मिल जाएगी। ठीक है, और भी बेटर एग्जांपल से समझाता हूँ मैं कि एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, ठीक है, और बुक में भी एग्जांपल है उसका। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है α1 x प्लस β1 y प्लस γ1 इंटू α2 x प्लस β2 y प्लस γ2 प्लस γ3 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसकी एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है इस कर्व की। ठीक है, इस कर्व की एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टर्म कितनी डिग्री का, सॉरी कर्व कितने डिग्री का है। ठीक है, तो देखो, x यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। x यहाँ y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, एक्स वाई। इट मीन्स ये टर्म मल्टीप्लाई होकर कितनी की डिग्री की बनेगी, n बराबर 2। और यहाँ केवल एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब x की पावर भी 0 है और y की पावर भी 0 है, क्योंकि 1 है यहाँ। ठीक है, तो n-2 हो गया ये, n-2 कितना हो गया, 0, और ये 0 डिग्री की ही टर्म है। ठीक है, x की पावर देखो कितनी है, 0, y की पावर भी 0। तो इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ ना, एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इजिकल टू 0 से। तो जहाँ पे मेरा एफ एन क्या हो गया, एफ एन हो गया मेरी ये पहली दो टर्म, मतलब α1 x प्लस β1 y प्लस γ1। ठीक है, इंटू α2 x प्लस β2 y प्लस γ2। तो अब जब देखो जो एफ एन है ना हमारा, तो एफ एन हमारा फैक्टर्स में लिखा हुआ है, जैसे एक सिंपल y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ही है ये वाला। ठीक है, जैसे आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ये भी y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो वो स्टेटमेंट हमारा सिर्फ इतना सा कहता है कि जो ये फैक्टर्स होंगे ना, अब वही एसिम्प्टोट होंगे, उसके लिए आपको अलग से m या c निकालने की नीड नहीं है। तो अब ये जो दोनों के दोनों हैं, ये आपके कैसे हैं, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, एसिम्प्टोट्स। आई बात समझ में, पर ये कब होगा, जब केवल एक टर्म तो हो दो हाईएस्ट, और उसके बाद सारी टर्म्स हो कितनी, उससे n-2 डिग्री की। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इतना सा हमें याद रखना है इस चीज में। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि, ठीक है, जो आए हुए हैं आरपीएससी के पेपर्स में। ठीक है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आरपीएससी में आ रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमें इस कर्व के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज, कि हमारी एसिम्पटोट्स क्या है। ठीक है, तब आप ध्यान से देखो, देखो ये सेकंड डिग्री की टर्म है, ये भी सेकंड डिग्री की टर्म है, ये एक्स वाई आपस में सेकंड डिग्री की टर्म है, और ये भी सेकंड, ये मल्टीप्लाई होके कितने की बन जाएगी, 2 और 2 4 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट की मदद से सॉल्व करना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, देखो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब
प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो ये कितने डिग्री की टर्म? एफ फोर। ये कितने डिग्री की टर्म? एफ टू। और अभी अभी मैंने स्टेटमेंट क्या दिया था? एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू हो इज इक्वल टू 0। तो जो एफ एन के फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वो फैक्टर्स ही हमारे क्या बन जाएंगे? एसिम्पटोट बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एन कितना है मेरा? एफ फोर। एफ फोर क्या है मेरा? अगर मैं मल्टीप्लाई के बिना लिखूं तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या है? एफ फोर। अगर मैं इस एफ फोर के फैक्टर करूं तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा एक्स इज इक्वल टू 0, एक बनेगा वाई इज इक्वल टू 0, और एक बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी चार एसिम्प्टोट बनी, तो वो क्या क्या बनी? तो एक तो बनी एक्स इज इक्वल टू 0, एक बनी वाई इज इक्वल टू 0, एक बनी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और एक बनेगी हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये चारों की चारों क्या है? एफ फोर के फैक्टर्स हैं। और अभी हमने देखा था कि जो फैक्टर्स होंगे वो एसिम्प्टोट बनेंगे अगर कर्व हमारा इस फॉर्म का है, एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू। तो यहाँ एफ फोर प्लस एफ टू मतलब एन बराबर 4 और एन माइनस टू मतलब 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में कि कैसे हम निकाल सकते हैं? और अगर इन जनरल आपको वैसे सॉल्व करना है तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस मेथड देखा है। ठीक है, उस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा आरपीएससी में आया हुआ था फर्स्ट पीरियड में। ये एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आपकी बात करूँ तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, यही बनेगा। अब देखो x की हाईएस्ट डिग्री की टर्म कितनी है? 2। उसका कोफिशिएंट क्या है? y। और y की हाईएस्ट डिग्री की टर्म कितनी है? 2। उसका कोफिशिएंट क्या है? x। मतलब दोनों के कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं है तो हमें कैसी एसिम्पटोट मिलेगी? रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें रखना पड़ता है क्या? इन कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, एक हमें मिल गई x इज इक्वल टू 0। ये एसिम्पटोट हमें मिल गई है 2। ठीक है, पर टर्म हमारी कितने डिग्री की है? देखो, 2 और 1 3, 1 और 2 3, तो मतलब 3 एसिम्पटोट हमें मैक्स से मैक्स मिल सकते हैं। तो दो तो हमें ये मिल रही है, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, और दोनों कैसी की कैसी है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है, समझ में आया ना रेक्टेंगुलर हमने कैसे निकाली है? कि जो भी हमारी x की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। अब हम ऑब्लिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री की टर्म 5 3 m। 5 3 m कितना है? 5 3 m हमें मिलेगा m प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे तो हमें 1 रख लेंगे। 5 2 m कितना है? 5 2 m तो देखो 0 है, क्योंकि 2 डिग्री की कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो अब हमें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा 5 3 m को, मतलब m प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो m कॉमन लिया मैंने तो मुझे मिला m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो मिलेगा हमें m इज इक्वल टू 0, और एक हमें मिलेगा m इज इक्वल टू -1। ठीक है, और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है तो c इज इक्वल टू माइनस का 5n-2 m डिवाइडेड बाय पर डैश n m। अब 5n-1 आएगा। ठीक है, n-1 क्या है? 5 2, वो तो ऑलरेडी 0 है। तो m की कोई भी वैल्यू हो तो c की तो हमेशा 0 ही मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 0 रख दोगे ये टर्म 0 मिलेगी। तो जो एसिम्पटोट मिली वो आपको क्या मिली? y इज इक्वल टू एम एक्स, सिंपल, क्योंकि c तो 0 है। तो y इज इक्वल टू m, जब 0 होगा तो 0 मिल जाएगी, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, और जब m इज इक्वल टू -1 होगा तो हमें क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू -x, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और ये आपकी कैसी एसिम्पटोट है? ऑब्लिक। ठीक है, तो पेपर में आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी 2016 में। ठीक है, तो सिंपल है, केवल एक फिक्स मेथड है, उसके अलावा आपको कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, दो चीजें हैं, आपको रेक्टेंगुलर फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज है कि आपको ऑब्लिक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके अलावा
और कुछ भी आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा इस एसिम्प्टोट में। अब हम बात करते हैं कि पोलर एसिम्प्टोट कैसे निकलते हैं। ठीक है, कि अगर कोई पोलर कर्व हमें गिवन कर रखा हो तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे उसमें होता कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम बात करते हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट फॉर पोलर कर्व्स। ठीक है, कोई भी कर्व है, सपोज कीजिए आपके पास कर्व गिवन है 1/r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ठीक है, पोलर में सारी टर्म्स आर और थीटा में चलती हैं। ठीक है, और ये जो एफ ऑफ थीटा है ना, इस एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू जब हम जीरो रखेंगे तो इसका जो हमें रूट मिले, वो रूट सपोज करो हमें क्या मिले, अल्फा मिले। ठीक है, तो जो एसिम्प्टोट गिवन होगी ना, क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट इज गिवन बाय आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डेरिवेटिव ऑफ अल्फा। समझ में आई बात, कि अगर कोई भी एक कर्व हो जो इस फॉर्म में है 1/r एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा को हम जीरो के इक्वल रखें और हमें रूट मिले क्या, अल्फा, तो जो उसकी एसिम्प्टोट मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी, आर साइन थीटा माइनस अल्फा। और एफ ऑफ थीटा में हम थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, अल्फा, और उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, वैसे पोलर के आने के चांसेस बहुत रेयर से रेयर है। क्वेश्चन आपसे कार्टेशियन फॉर्म में ही पूछा जाएगा, बट स्टिल हम चांसेस नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल सा कर्व अगर आपको गिवन है आर थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब मेरे को इस फॉर्म में लाना है अपने कर्व को। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/r इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ मेरा एफ ऑफ थीटा क्या हो गया, एफ ऑफ थीटा मेरा हो गया थीटा अपॉन ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पुट करना है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। मतलब एफ ऑफ थीटा मेरा जीरो कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या मिल गया मुझे, अल्फा। क्योंकि हमने क्या बात करी थी, एफ ऑफ थीटा जहां जीरो होगा वो रूट क्या होगा, अल्फा होगा। और एफ ऑफ थीटा यहाँ जीरो के इक्वल तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। इट मीन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, अब मुझे पहली चीज फाइंड आउट करनी है एफ डैश थीटा विच इज 1/a। ठीक है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हो, और मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा और एक्स का क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो यहाँ कांस्टेंट तो देखो 1/a है, और हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो आ जाएगा 1/a। तो एसिम्प्टोट कैसे गिवन करते हैं हम, आर इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो एसिम्प्टोट क्या होगी हमारी, एसिम्प्टोट होगी आर साइन थीटा माइनस अल्फा विच इज जीरो इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। एफ डैश अल्फा, तो अगर मैं यहाँ पे एफ डैश अल्फा रखूं तो 1/a है। अल्फा रखने की तो कहीं जगह ही नहीं है, तो वो 1/a ही रहेगा, थीटा की जगह तो अल्फा रखा जाएगा। और एफ डैश थीटा आपका है ही 1/a, इसमें कहीं थीटा की टर्म है जो आप अल्फा की वैल्यू रखोगे, नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो जब आप इसको रखोगे तो क्या मिलेगा, 1/a। तो आपको क्या मिल जाएगी आपकी एसिम्प्टोट, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये ऊपर चला गया। तो ये जो आपको मिली, ये आपकी कैसी मिली, एसिम्प्टोट फॉर पोलर कर्व मिली। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज थी एसिम्प्टोट, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपको केवल दो तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑब्लिक हुई या फिर रेक्टेंगुलर हुई तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ एक दो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स थे कि nth डिग्री के कर्व के लिए हमेशा आपको एटमोस्ट n मिल सकती है, n से ज्यादा नहीं मिलेंगी, जरूरी नहीं n मिले या ना मिले, बट ज्यादा से ज्यादा n मिल सकती है। ठीक है, क्लोज कर्व की कोई एसिम्प्टोट नहीं होती, और एक एसिम्प्टोट कर्व को, n डिग्री के कर्व को कितना पॉइंट्स पर काटती है, n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस टू पे। ठीक है,
और अगर आपको ऐसी फॉर्म का कर्व मिल जाए जहाँ एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू हो, तो जो एफ एन के फैक्टर होंगे वही हमारे एसिम्प्टोट बन जाएंगे। और रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? जो भी हमारा हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा, चाहे वो एक्स का हो चाहे वो वाई का हो, ठीक है, वो क्या बन जाता है? हमारा रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट बन जाता है। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल जो देखा था, ठीक है, ये देखो, यहाँ कितना इजी था। पहली चीज तो 3 डिग्री का टर्म है, 3 डिग्री के टर्म के हमारे पास 3 एसिम्प्टोट होंगे। रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना सबसे आसान काम है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट देखो और सीधा उसको इक्वल टू जीरो रखो, वही आपके एसिम्प्टोट। तो हाईएस्ट डिग्री का एक्स स्क्वायर का क्या था? वाई। तो वाई इजिकल टू जीरो, एक एसिम्प्टोट बन गया। वाई स्क्वायर के लिए क्या था? एक्स। तो एक्स इजिकल टू जीरो, एक एसिम्प्टोट बन गया। ठीक है। और एक तीसरी एसिम्प्टोट हमने ऑब्लिक जो फाइंड आउट करनी थी वो ऐसे करना, एक्स प्लस वाई इजिकल टू जीरो। ठीक है। तो ये था हमारा एसिम्प्टोट, और एसिम्प्टोट यहीं पे खत्म होता है। ठीक है। अब अगली नेक्स्ट मैक्स से मैक्स 10 या 11 क्लासेस में मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक है। मैं मेरे रिसर्च वर्क की वजह से क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट नाउ इट्स ऑल कंप्लीट। ठीक है। तो अब ज्यादा से ज्यादा हमें 10 या 11 क्लासेस लगेंगी सारा सिलेबस खत्म करने में, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। इसके बाद हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एक लेक्चर में खत्म करेंगे, बिकॉज वो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक क्लास में हम मीन वैल्यू थ्योरम्स, टेलर थ्योरम्स और इन सब का क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ठीक है। उसके बाद सीधा हम कॉम्प्लेक्स पे जंप करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में भी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट आपके काम आना है एनालिटिक फंक्शंस को चेक करने के लिए। वहां जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, दो क्वेश्चन देखो कंफर्म है कॉम्प्लेक्स में से। कैसे? एक क्वेश्चन में आपसे पावर सीरीज करके जो टॉपिक है उसकी रेडियस पूछेगा, ठीक है, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला। और एक उसमें आपसे पूछेगा एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, जिसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा टूल होता है जिसको यूज करके हम बता सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 क्लासेस लगेंगी एंड आपका कोर्स खत्म होगा। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं 20th या फिर 15 अगस्त से पहले पहले ये सिलेबस आपका खत्म करूँ। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।